Good morning, dear students. My name is Suresh Shukla, and I used to teach subject electronics devices. And in my previous video, I have told you about we have started a topic, Heisenberg uncertainty principle. In that topic, we have discussed few of the points which I have shown here. This is a point, here is a point, here is a point. Okay, see, yesterday we have discussed the first statement, classical mechanics is completely deterministic. There I have explained this statement, the word meaning of a deterministic with an example where we are getting the value of x, means we have calculated after 5 seconds where will be the classical particle with initial conditions when it is being provided to us. So what was our result? Our result was कि 5 सेकेंड बाद जो पार्टिकल क्लासिकल पार्टिकल हमारा x इक्वल्स टू 0 पे होता है, 5 सेकेंड बाद वो x इक्वल्स टू 25 मीटर की डिस्टेंस पे कहीं हमें मिलता है। ठीक है, तो उस एग्जांपल से हमने क्या समझा था कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स में पार्टिकल्स क्लासिकल पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्लीटली क्या होते हैं, डिटरमिनिस्टिक होते हैं। हम आगे प्रीवियस वीडियोस के लेक्चर से हम आगे बढ़ेंगे, उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। See, in the second line, in quantum mechanics, a particle is represented by a wave group, so it can't be localized. मैंने चौक का एग्जांपल लिया था, मैंने बताया था कि अगर इस चौक को मैं क्लासिकल फिजिक्स में एक्सप्लेन करूं तो मैं कहूँगा चौक चौक है, बट इफ आई एम टेकिंग कंडीशंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स और ये क्वांटम पार्टिकल है तो मैं बोलूँगा ये चौक चौक नहीं है, ये चौक चौक नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ क्वांटम मैकेनिक्स में। ये मैं क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स में नहीं कह सकता, इसको मैं क्वांटम मैकेनिक्स में कह सकता हूँ। ठीक है, ये कैसे कहूँगा, ये चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर होता ही जाएंगी और मैं उस चीज़ को क्लियर करता भी जाऊँगा। सी, मैंने कहा कि अगर मैं इससे एसोसिएट करता हूँ क्वांटम मैकेनिक्स से, क्वांटम कंडीशंस के साथ, तो मुझे इस चौक को वेव ग्रुप से एसोसिएट करना पड़ेगा, वेव से एसोसिएट करना पड़ेगा, और उसी को मैं यहाँ मेंशन करता हूँ, इसी स्टेटमेंट लिखता हूँ कि पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेव ग्रुप। मतलब हम वेव से रिप्रेजेंट करेंगे कहीं ना कहीं क्वांटम पार्टिकल्स को क्वांटम मैकेनिक्स में। सी, फिर मैं आगे लिखता हूँ सो इट कांट बी लोकलाइज्ड, इस वजह से हम इसको लोकलाइज नहीं कर सकते। लोकलाइज मतलब इनकी पोजीशन एक्यूरेटली हम नहीं बता सकते। जैसे कल मैंने एग्जांपल लिया था कि इफ यू से सर मेरा नाम लेके कि सर शुक्ला सर यू कैन बी लोकलाइज्ड, मतलब आप मेरी पोजीशन मेरी इंफॉर्मेशन सब पता कर सकते हो। जैसे कि क्लासिकल पार्टिकल के बारे में था, क्लासिकल पार्टिकल का हम हर कुछ पता कर सकते हैं कि कुछ क्षण बाद, कुछ समय बाद, या आपको समय जो है आप टाइम चाहे सेकेंड में लीजिए, मिनट में लीजिए, आवर्स में लीजिए, डिपेंड्स ऑन यू कि आप उतने टाइम बाद आप पता कर सकते हैं कि वो पार्टिकल की पोजीशन कहाँ होगी, वो स्पेस में कहाँ लोकेटेड होगा, या उस पार्टिकल की मोमेंटम क्या होगी, उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। ये सारे पैरामीटर्स आप कैलकुलेट कर सकते हो विद 100% प्रिसीजन, 100% एक्यूरेसी, इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स में। बट दिस डजंट हैपन्स विद द क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटम पार्टिकल के साथ ये घटनाएं नहीं होती, वहाँ पे अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी की केसेस बहुत हाई रहते हैं, इसी वजह से वहाँ प्रोबेबिलिटी का टर्म राइज करता है, वो हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अभी तक जो हमें समझ लगा वो ये कि दो क्वांटम पार्टिकल्स हैं, दे कांट बी लोकलाइज्ड। सी, नेक्स्ट पॉइंट, ये स्टूडेंट्स आई होप कि ये स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया है कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो है हम पार्टिकल्स को लोकलाइज नहीं कर सकते। सी, नेक्स्ट पॉइंट, सो उसी के रीजंस के साथ पिछले पैरा के साथ इसको कंक्लूड करते हैं कि सो वी डोंट एग्जैक्टली नो द पोजीशन ऑफ अ क्वांटम पार्टिकल, सो वी कांट प्रेडिक्ट
इट्स फ्यूचर। हम उसका फ्यूचर नहीं बता पाएंगे। फ्यूचर बताना मतलब कि अगर कहें एक सेंस में कि आपको अगर मेरा फ्यूचर बताना है कि मैं आने वाले समय में कहाँ हूँगा, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि मुझे जाने कि मैं किस मोशन से मूव कर रहा हूँ, किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ, तो आप बता सकते हैं कि 4 सेकंड बाद सर आप इस एंड पे होंगे। या अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो आप बता सकते हैं कि सर 3 सेकंड में आप यहाँ टेबल के पास होंगे। ये कब कर सकेंगे? जब मुझे आप कंसिडर करोगे या मैं रहूँगा क्लासिकल पार्टिकल, तो आप मेरा फ्यूचर बता सकते हैं। लेकिन अगर आप क्वांटम पार्टिकल है, तो अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ इस एंड तक, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर 4 सेकंड के बाद आप इस एंड पे होंगे, जो ग्रीन बोर्ड है उसके आप इस एंड पे होंगे। यू कांट से। अगर क्वांटम पार्टिकल है तो मुझे आप इस एंड पे भी देखोगे, इस एंड पे भी देखोगे और इस एंड पे भी देखोगे उसी समय पे, तो आप वहाँ उसका फ्यूचर नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अनसर्टेनिटीज के केस होते हैं। किसके साथ? क्वांटम पार्टिकल का केस, क्वांटम मैकेनिक्स। ये भी स्टेटमेंट क्लियर है। ये सब पिछले वीडियोस में मैंने सब एक्सप्लेन किया था, बस मैं एक ब्रीफ कर रहा था, थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा था इनके। सी, अब ये हमारा स्टेटमेंट स्टार्ट होता है। इसमें क्या है? हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू बोर एंड हिजनबर्ग द प्रोबेबिलिस्टिक वेव इज द फंडामेंटल वन इन क्वांटम फिजिक्स एंड डिटरमिनिज्म मस्ट बी डिस्कार्डेड। सी, इस लाइन का मतलब होता है कि जो प्रोबेबिलिस्टिक व्यू है वो फंडामेंटल है इसमें क्वांटम मैकेनिक्स में। ओके, तो ये जो मैंने लिखा हुआ है कि जो प्रोबेबिलिस्टिक व्यू है आपका सी क्वांटम मैकेनिक्स में, वो फंडामेंटल है। कहने का क्या मतलब है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावनाएं हैं, ये क्वांटम मैकेनिक्स में इन्हीं की एग्जिस्टेंस होती है। हम किसी भी पैरामीटर को लेके अगर कैलकुलेट करते हैं, तो अगले भी पैरामीटर्स को साइमल्टेनियसली 100% एक्यूरेसी के साथ सिंगल नंबर से नहीं कैलकुलेट कर पाते। हमें उसके लिए प्रोबेबिलिटी, संभावनाओं को जोड़ना पड़ता है। ये केस होता है आपका क्वांटम मैकेनिक्स में। और हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी है, जो कि फंडामेंटल है आपका, वो हम कह सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स का हार्ट भी है। ठीक है, देखिए इसका रीजन, जो ये मैं स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ, इसका रीजन है कि क्यों हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो केस अराइज होती है, प्रोबेबिलिटी किसी पार्टिकुलर पार्टिकल को लेके कि वो किसी इंस्टेंट पे वो पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है, संभवतः वो यहाँ भी हो सकता है, तो ये केस क्यों बनते हैं, उसका एक रीजन है। इस रीजन को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए जैसे क्या होता है, एक बार एक अंडा बेचने वाला रोड के किनारे अंडा बेचता है, तो तभी क्या होता है कि वो देखता है कि पुलिस आ रही है। तो जब वो देखता है कि पुलिस आ रही है, वो उसको पता है कि पुलिस आ रही है तो जरूर कुछ न कुछ नुकसान करेगी उसका, हो सकता है कि 1 कैरेट अंडा ही मांगे। तो अब वो उस चीज़ से बचने के लिए क्या करता है, ऊपर वाले कैरेट पे वो चादर डाल देता है। ठीक है, अब चादर डाल देता है तो पुलिस वाला आता है, पुलिस वाला आके वो डंडा लिया होता है, जो रॉड लिया होता है, वो रॉड से जो है वो उस कपड़े जो ढके होते हैं उसको ऐसे मारता है, और मार के वो क्या कहता है, इसमें क्या है भाई, इसमें देख के कहता है, ऐसे देख के कहता है इसमें क्या है भाई। तो जो पुलिस वाला है उसने जो डंडा उस पर मारा, वो क्या था, वो उसका वे था, वो जो तरीका था, दैट वाज हिज वे टू नो व्हाट इज इनसाइड इट, वो तरीका है उनका। और नॉर्मली हम देखते हैं जब चेकिंग होती है पोस्ट पे, तो वहाँ पे भी जो है पुलिस वाले होते हैं, जैसे अगर कोई कार्टून वगैरह होता है, गत्ता वगैरह होता है, तो उसको ऐसे नॉक करके देखते हैं डंडे से कि इसमें क्या है, वो उनसे अंदाजा लेते हैं कि इसमें कुछ कोई ऐसा सामान तो नहीं। तो वही वो दुकानदार से कहता है, तो दुकानदार से जब वो ऐसे बीट करता है, ऐसे नॉक करता है, जज करता है रॉड को, कहता है भाई इसमें क्या है, तो वो दुकानदार होता है, जो शॉपकीपर होता है, वो कहता है कि सर एक बार और आप मार के चेक कर लो कि इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक, तो ये जो एग्जाम्पल है उसको मैं कैसे इसके साथ रिलेट करता हूँ वो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए क्या है, जैसे कि लेट सपोज मैं हूँ और मैं क्लासिकल पार्टिकल हूँ। ठीक है, मैं मान लीजिए जो सुधीर शुक्ला हूँ, मैं एक क्लासिकल पार्टिकल हूँ और क्लासिकल फिजिक्स के तरह से हम इसको समझेंगे। जो एग्जाम्पल लिया उसको अभी मैं रिलेट करूँगा। बिफोर इट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि
जैसे क्लास का फिजिक्स में लेट सपोज मैं क्लास का पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रहे हैं आप मुझे, तो आप मुझे अभी वीडियो में जैसे आप मुझे देख रहे हो तो आप मुझे देख पा रहे हो कि मैंने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी है, रेड कलर का रिबन लगाया है, ऐनक लगाई है मैंने, ठीक है, ये सब आप मुझे ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ठीक है। अब देखिए ये क्यों आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, क्योंकि लाइट एनर्जी से जो फोटॉन्स आ रहे हैं वो लाखों के संख्याओं में फोटॉन्स आ रहे हैं, मेरे पे हिट कर रहे हैं, और मेरे पे हिट करने के बाद वापस आपकी आंखों में जाके वो फोटॉन्स रिसीव हो रहे हैं। तो जब वो फोटॉन्स रिसीव हो रहे हैं आपकी आंखों में, तो वो फोटॉन्स के जरिए आप मुझे विजुअलाइज कर पा रहे हो कि मैंने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी है, रेड कलर का रिबन पहना हुआ है, मेरे हाथ में डस्टर है, एक हाथ में मेरे चॉक है। तो इससे जो विजुअलाइजेशन है ये आप कैसे कर पाए, क्योंकि वो फोटॉन्स जो आए लाइट एनर्जी जिनको कैरी कर रहा था स्मॉल पैकेट्स में, जिन स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हमने क्वांटम नाम दिया था, ठीक है, वही फोटॉन्स आप पे जाके स्ट्राइक करते हैं और आप मुझे बता पाते हो कि हाँ ये सुधीर शुक्ला सर है, ठीक है, जो कि ग्रीन बोर्ड की जो लेंथ है उसके मिडिल में कहीं खड़े हैं। इतना तक आप क्लैरिफाई कर पा रहे हो, क्योंकि एग्जैक्टनेस है और सिंगल नंबर में एक स्टेटमेंट में आप कह रहे हो हाँ हमने पहचाना कि ये सुधीर शुक्ला सर है, ये एक ऑब्जेक्ट खड़ा है ऐसे जो कि हमें कुछ बता रहा है, ठीक है। तो ये केस किसके साथ बना, when you are in the classical physics, when you are following the laws of classical physics, along with the condition is कि I or you are treating me as a classical particle, जब आप मुझे ट्रीट करा रहे हो एज अ क्लासिकल पार्टिकल्स, बट दिस डजंट हैपेंस विद द क्वांटम पार्टिकल। लेट्स सपोज मैं क्वांटम पार्टिकल हूं, ठीक है, मैं क्वांटम पार्टिकल हूं और आप क्वांटम मैकेनिक्स में है, क्वांटम की दुनिया में है आप, ठीक है, क्वांटम कंडीशंस चारों ओर है, मुझे आप क्वांटम पार्टिकल की तरह ट्रीट करा रहे हो। अब आप वही फोटॉन्स आते हैं, वही फोटॉन्स आके मुझे हिट करते हैं और सिमिलरली सेम प्रोसेस के तहत बस क्या है, क्वांटम कंडीशंस है, क्वांटम मैकेनिक्स का डोमेन है, मैं क्वांटम पार्टिकल हूँ, वो फोटॉन सेम जो कि क्लासिकल पार्टिकल से हिट किए थे, सेम फोटॉन पैकेट्स ऑफ एनर्जी के रूप में आते हैं लाखों अरबों के टर्म्स में, अमाउंट में, और आते हैं स्ट्राइक करके आपके हाथों में पहुंचते हैं। बट डियर स्टूडेंट्स, वन थिंग आई वांट टू मेक यू एश्योर्ड है कि इस सिचुएशन में यू कांट टेल मी कि सुधीर शुक्ला सर जो है वो यहाँ पे खड़े हैं, वो उस सेंस में आपको लगेगा कि सुधीर शुक्ला सर यहाँ भी हैं, सुधीर शुक्ला यहाँ भी हैं, सुधीर शुक्ला सर यहाँ भी हैं, सुधीर शुक्ला यहाँ भी हैं, रैंडमनेस रहेगी और एग्जैक्ट पोजीशन आप नहीं बता पाओगे कि मैं कहाँ किस पोजीशन पे खड़ा हूँ, क्योंकि यही चीज अराइज करती है किसकी कंडीशन, प्रोबेबिलिटी की कंडीशन। तो जो एग्जांपल मैंने लिया था कि जो पुलिस वाले ने जब्त किया और ये पता किया कि इसके अंदर क्या रखा है, तो उसने क्या किया, वो उसका तरीका था कि भाई इसमें क्या है, भाई वो जानना चाहा सॉफ्टवेयर से इसमें क्या है, भाई वो जानना चाहा था। तो अब देखिए उसके इस तरीके से उसने क्या किया, उस सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है, जो वो सिस्टम था, जो गैरेट था या जो शॉपकीपर था, जो उस सिस्टम से रिलेटेड पैरामीटर्स थे, उनको उसने क्या किया, डिस्टर्ब किया, ठीक है। अब देखिए इसको मैं रिलेट करता हूँ अपने टेक्निकल वर्ड से, तो जनरल एग्जांपल था, हम देखते हैं कि ऐसे जर करते चलते हैं नॉर्मल दुकानों पे वो, तो उसको मैं रिलेट कर रहा हूँ आपके क्वांटम मैकेनिक्स के दुनिया से। सी जब मैं क्वांटम के वर्ड से जब इसको रिलेट करता हूँ तो हमें इसको कैसे टेक्निकल वे में समझना है। देखिए क्या होता है जनरली कि क्वांटम पार्टिकल जो होते हैं, हमें पता लगता है कि क्वांटम पार्टिकल जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक लेवल के होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, ये इनकी साइज वगैरह रेडियस वगैरह बहुत छोटी होती है, इतनी छोटी कि उसके लिए अगर हम कोई इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज हमने कोई इंस्ट्रूमेंट लगाया जिससे हम इलेक्ट्रॉनों की स्पीड पता करनी हो या हमें जो ऑर्बिट है उसका रेडियस पता करना हो, कुछ भी हम पता करना चाहें उस क्वांटम पार्टिकल से रिलेटेड, तो हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, जो सेटअप है इंस्टॉल करेंगे, वो सेटअप उन पार्टिकल्स को डिस्टर्ब कर देता है, उनके सिस्टम को क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है। और एक बार जब उन पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस अराइज होता है, ये स्टूडेंट्स, उसी दौर वो उनमें डिस्टर्बेंस जो अराइज होता है उसी दौरान वहाँ पे अनप्रेडिक्टेबिलिटी के केसेस पड़े, वहाँ पे जो संभावित वाला केस आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, या शायद ऐसा हो गया, या हो सकता है, या यहाँ हो सकता है, जो भी ये टर्म्स है रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, वो सारे अराइज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा एक सिस्टम उस पार्टिकल को डिस्टर्ब कर देता है। और वही केस होता है पुलिस वाले के साथ कि जब शॉपकीपर देखता है पुलिस वाला आ रहा है तो सिस्टम डिस्टर्ब होता है, वो तुरंत क्या जरूरत थी, अगर वो पुलिस वाला ऐसा भी हो सकता था, पुलिस वाला आता और वो चिल करके
करके जो है वो अंडे बेचता, लेकिन नहीं, उसको पता है कि वो जो आ रहा है तो पेरीमीटर वो कहीं ना कहीं इसको, इस सिस्टम को क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा, पूछ के ये कि इसमें क्या है। ठीक है, तो सेम उसी तरह यहाँ पे जो हम इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं किसी भी पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने के लिए, जब वो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं एटम्स, सब एटम्स के पार्टिकल्स या पार्टिकल्स की किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए, तभी वो सेटअप, वो इंस्ट्रूमेंट कितना मर्जी 100% एक्यूरेसी हो, प्रिसाइज हो, जितना मर्जी हो, जितना कॉस्टली हो, जितना इफेक्टिव हो, जितना मर्जी हो, जो भी कंडीशन उसके साथ हो, बट स्टिल दैट इंस्ट्रूमेंट और दैट सेटअप विल क्रिएट अ डिस्टर्बेंस फॉर दैट क्वांटम पार्टिकल्स, और ये डिस्टर्बेंस की वजह से ही जो प्रिडिक्टिबिलिटी की संभावनाएं होती हैं वो कम हो जाती है और नॉन प्रेडिक्टेबिलिटी की तरफ स्विच कर जाता है और प्रोबेबिलिटी का केस अराइज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब हम समझेंगे वेव ग्रुप का एग्जाम्पल। ठीक है, ये तो मैंने एग्जाम्पल को टेक्निकल वे में रिलेट कर दिया। अब हम किसी अनसर्टेनिटी, ये सारे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स के ही पार्ट हैं, अब हम इसको समझेंगे एग्जाम्पल लेके, ग्राफ बना के। ठीक है, हम वेव ग्रुप ले लेते हैं, जैसा कि मैंने बताया क्वांटम पार्टिकल्स को हम लोग वेव ग्रुप की तरह ट्रीट कराएंगे, वेव की तरह लेके समझेंगे। इस वजह से मैंने पिछले लेक्चर्स में अपने रस्सी वाला एग्जाम्पल लेके बताया था कि जब आप रस्सी को एक साइड में नॉक करके जर्क करते हैं तो वेव कुछ हमें ऐसे नजर बनती हुई आती है, जब ऐसे जर्क किया आपने तो वेव कुछ ऐसे हमें बनती हुई नजर आई, तो एक हमने कैप्चर कर लिया कि वेव कहीं यहाँ पे है। तो उस दौरान क्या हुआ, उस दौरान हमने देखा कि जब मैंने बोला आपसे कि आप मुझे पैरामीटर कैलकुलेट करके बताओ, तो आपने पूछा सर कौन से पैरामीटर, तो मैंने बताया कि वेवलेंथ बता दो मुझे और एक पोजीशन बता दो। तो आपने फिर बताया कि सर वेवलेंथ बताने में फर्स्ट वाला केस रिमेंबर करेंगे, पिछला वीडियोस मेरा देखेंगे, उसमें मैंने बता रखा था। तो फर्स्ट केस में क्या था कि आपने आसानी से बता दिया कि सर देखो लैम्डा तो ये है, लेकिन पोजीशन में इतना है, वो पोजीशन हम एक्यूरेट नहीं बता पाएंगे। तो मैंने आपसे बोला कि डियर स्टूडेंट्स, मुझे पोजीशन चाहिए एक्यूरेट, मुझे पोजीशन जैसे मर्जी बता के बताओ कि कैसे पोजीशन मुझे उस वेव की जो मैंने जर्क करके बनाई है वो उसकी पोजीशन क्या होगी। आपने एक नई वेव बनाई, अब उस वेव में क्या थी, उसने आपने पार्ट लिया, अब पार्ट लेके आपने पोजीशन तो क्लियर कर दिया, बट दैट वाज नॉट एक्यूरेट, बट दैट वाज 90% ट्रू, ओके एक्सेप्टेबल, मैंने एक्सेप्ट कर दिया। बट एट दैट इंस्टेंट आपकी जो वेवलेंथ आई थी दैट वाज यू आर अनेबल टू कैलकुलेट दैट वेवलेंथ, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आई थी, मतलब कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज किया था आपने। तो जो कंप्रोमाइज किया था आपने वही तो था अनसर्टेनिटी, कि उसके पोजीशन में क्या आ रही है अनसर्टेनिटी, एक को आप रिड्यूस कर रहे हो तो अगला फिर से बढ़ता है। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली आप दोनों पैरामीटर्स को असमर्थ रहे कैलकुलेट करने के लिए। तो अब उसी को हम एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे कि अब जो मैं वेव बनाऊंगा, जो वेव पैकेट में लूंगा, दैट इज फॉर क्वांटम पार्टिकल इन क्वांटम मैकेनिक्स, वो मैं क्वांटम पार्टिकल के लिए बना रहा हूं। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं इसको। आई होप ये स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। सो आई विल ड्रॉप इट। सी यहाँ मैंने एक ले लिया वेव ग्रुप, मैंने ले लिया वेव ग्रुप, और मैंने अगर वेव ग्रुप ले लिया स्टूडेंट्स तो आई होप कि आप ये एज्यूम कर लिया होगा आपने कि ये हम बात कर रहे हैं किसकी, क्वांटम पार्टिकल। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स की बात नहीं कर रहे, वो रोप वाला केस थोड़ा सा अलग था। कैसे अलग था, यही स्टेटमेंट, यही वर्ड्स मैं आपको क्लियर करूंगा आफ्टर फ्यू सेकंड्स। ठीक है, फ्यू सेकंड या मिनट मान लीजिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये किस प्रकार से मैं कह रहा था। ठीक है, तो ये मैंने केस लिया है इसके लिए क्वांटम पार्टिकल, ये मैंने क्वांटम पार्टिकल का केस लिया। ठीक है, देखते हैं हम। फिर मैं कहता हूं कि यहाँ पे आप मुझे इस वेव ग्रुप के लिए आप मुझे सेम वही पैरामीटर्स बताइए। ठीक है, आप मुझे पोजीशन बताइए और आप मुझे वेवलेंथ बताइए। ठीक है, नो डाउट वेव ग्रुप आपके सामने है। किसका ये है वेव ग्रुप, क्वांटम पार्टिकल। अब देखिए क्वांटम पार्टिकल से ट्रेस हुआ, ये हमें कुछ ग्राफ मिला है। मैं पूछता हूँ डियर स्टूडेंट्स, टेल मी वन थिंग बिफोर इट व्हाइल कैलकुलेटिंग वेवलेंथ एंड पोजीशन, टेल मी वन थिंग कि मैं बोलूँ कि जब बात क्वांटम पार्टिकल की
की आएगी, क्वांटम मैकेनिक्स की आएगी, तो हमें प्रोबेबिलिटी लेना है। तो मैं प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में ही क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि हम नहीं कह सकते, इस प्रोबेबिलिटी से हम दूर नहीं हट सकते, क्योंकि मैंने बताया था क्वांटम मैकेनिक्स में प्रोबेबिलिटी हर्ट, ठीक है, और हार्ट सिस्टम का या बॉडी का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है पता ही है कि हार्ट ब्रेक होने पे क्या दिक्कतें आती हैं, यू ऑल आर अवेयर ऑफ इट, ठीक है। साइड देखिए, यहाँ पर मैंने पूछा कि जो ये ग्राफ है इसमें मुझे एक लाइन में आप बता दो कि किस पोजीशन पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है ऑफ पार्टिकल, क्वांटम पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, कुछ भी पार्टिकल ले लेते हैं, कि पार्टिकल्स की प्राप्त होने की संभावनाएं इस ग्राफ में किस पोजीशन पे मैक्सिमम है। कोई स्टूडेंट्स इजीली बता पाएगा कि सर यहाँ इस पोजीशन, दिस इज द पोजीशन जहाँ पे क्या है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन और फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी, इस ग्राफ से हमें देख के पता लगा। और मिनिमम का है, यू कैन से सर हियर आइदर यहाँ और यहाँ, इस पोजीशन पे कहीं मिनिमम, यहाँ पे कहीं क्या है, इस पोजीशन पे क्या है मिनिमम, ठीक है। यहाँ कहीं पीक पे मैक्सिमम पार्टिकल के पाए जाने की संभावना और यहाँ पे कहीं मिनिमम है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैक्सिमम तो है, अगर इसको हम प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बोलूँ मैं, तो आप कह सकते हैं सर मैक्सिमम को हम 1 से रिलेट करेंगे और इसको जो है वो 0 से करेंगे, मतलब हम कहेंगे कि कोई केस ही नहीं है कि यहीं पे इसके अलावा और कहीं भी मैक्सिमम का केस बन सकता है। आप तो जनरल वे में आंसर ही करोगे कि मैक्सिमम हो सकता है सर, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि यही है कॉन्सेप्ट क्वांटम मैकेनिक्स। देखिए, इसके पहले मैं एक बात और बताऊंगा कि कोई भी पर्सन अगर उसने कह दिया कि क्वांटम मैकेनिक्स उसके समझ में आ गया, तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं कि तब वो समझ जाओ आप कि उसने क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ नहीं समझा, क्वांटम मैकेनिक्स का डोमेन। और किसी पर्सन ने ये बताया कि मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्वांटम मैकेनिक्स में समझ नहीं पा रहा हूँ, तब समझिए कि वो पड़ाव चढ़ रहा है, सीढ़ी का वो पड़ाव चढ़ रहा है कि वो क्वांटम मैकेनिक्स को समझ रहा है। ये कुछ कॉन्सेप्ट क्वांटम मैकेनिक्स के इस प्रकार से कि अगर कोई कहता है कि मैं जो है वो समझ लिया क्वांटम मैकेनिक्स, तो क्वांटम मैकेनिक्स इतना वास्ट और इतना कॉन्सेप्चुअल है कि इट इज़ नॉट ईजी फॉर एनीवन जस्ट टू टेक आउट और टेक इन एनी ऑफ द थिंग्स कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। तो देखिए, अब किसी ने कहा कि सर यहाँ तो हम ऐसे बता सकते हैं प्रोबेबिलिटी की तो कोई बात ही नहीं है, सीधा से एक लाइन बता सकते हैं कि यहीं पे है, एग्जैक्ट नंबर से बता सकते हैं कि इसी पोजीशन है जहाँ पे जो है वो मैक्सिमम में प्रोबेबिलिटी। अब देखिए क्या है कि जो यहाँ पे मैक्स और मिन की कंडीशन बनी है, ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मैंने बताया कि पार्टिकल में पाए जाने की संभावना मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स वो 1 नहीं, 100% ट्रू नहीं कि ये यहीं पे है, बस जनरल वे में रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो मिनिमम है, वो मिनिमम जरूरी नहीं है मिनिमम यहाँ पे, वो मिनिमम यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इस पोजीशन पे भी हो सकता है, कहीं हो सकता है। सेम वाइज जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर आप मुझे ढूंढते हैं कॉलेज में आके या आई में आके मुझे ढूंढते हैं, तो वो श्योर नहीं है कि मैं डिपार्टमेंट में ही मिलूंगा, हो सकता है कि उसकी 100% गारंटी नहीं है, हो सकता है कि मैं जो है अकाउंट ऑफिस में, हो सकता है मैं रजिस्ट्रार ऑफिस में, हो सकता है मैं डायरेक्टर सर के ऑफिस में, कहीं भी हो सकता हूँ मैं। तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है कि मैं डिपार्टमेंट में मिलूंगा और 100% नहीं है कि मैं डिपार्टमेंट में ही मिलूंगा। एक और इसी एग्जांपल से रिलेट करते हैं, लेट्स सपोज आप 6 बजे आते हो, 6 बजे आते हो तो क्या मुझे आप यहाँ पाओगे डिपार्टमेंट में? नहीं, मैंने बताया कि बुद्धा में आप आएंगे तो मुझे आप पाओगे ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, ठीक है। वर्किंग आवर्स में हो सकता है कि आप 4:30 बजे और मैं हाफ डे पे चला गया, तो वहाँ पे क्या वर्किंग आवर तो रहा लेकिन मैं उस दिन नहीं रहा, तो 100% श्योरिटी नहीं है। किस केस में? जब मैं क्या हूँ क्वांटम पार्टिकल, लेकिन अगर मैं क्लासिकल पार्टिकल्स है नो डाउट आप आओगे तो मैं मिलूंगा ही, बात क्लियर हो पा रही है। इसीलिए मैंने बोला था जब थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे तो आप समझिए कि आप स्टेप चढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए, और अगर आपको लग गया हाँ सब एकदम समझ में आया, जो आपने बताया सर एकदम क्लियर है, तब समझ लीजिए आपको कुछ नहीं समझ आता, इट्स नॉट ट्रू। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम मैंने बता दिया, अब मैंने आपको बताया, फिर मैं अपने क्वेश्चंस पे आता हूँ। उसके बाद मैं पूछता हूँ आपसे कि आप मुझे बताओ कि इस वेव ग्रुप को लेके क्वांटम पार्टिकल को लेके टेल मी वन थिंग कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ दिस
पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल। आप कैसे फोकस आ रहा है, आपका तो मैंने पिछला लेक्चर देखा, फिर वही क्वांटम मैकेनिक्स वाला, मुझे सब आता है, क्वांटम मैंने देखा, मैं बता दूंगा सर। बहुत अच्छा, चलिए बताइए आपने कहा सर देखो, जब रही वेवलेंथ की बात, तो वेवलेंथ हमने बता दिया कि ठीक है, लैम्डा ले लिया आपने, लैम्डा सर ले लो आप, लैम्डा वैल्यू मैं बता देता हूँ आपको। मैंने कहा ओके, एक्सेप्टेबल, नो डाउट, एक्यूरेसी 100% सही बताया आपने। नाउ पोजीशन मुझे आप बताओ। नाउ यू विल से सर इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट टू टेल द पोजीशन ऑफ दिस वेव। मैं कैसे पोजीशन बताऊं, क्योंकि याद करेंगे आप जो मैंने कल आपको रस्सी वाला एग्जांपल दिया था, क्लासिकल वेव का मैंने एग्जांपल दिया, मैंने जो कल एग्जांपल देके बताया था यहाँ पे क्या कंडीशन है उसको आप याद करेंगे, बट दिस इज क्वाइट डिफरेंट, ये इससे अलग है। वही मैंने बताया कि अभी आपको मैं समझाऊंगा किस प्रकार से अलग है, लेकिन अभी के लिए हम ये मानना है कि यहाँ जो मैंने क्लासिकल वेव का एग्जांपल लिया था, क्लासिकल पार्टिकल को लेकर जो रस्सी वाला एग्जांपल लिया था मैंने, उसमें हम बता पाए कि यहाँ पे वेवलेंथ में कोई समस्या नहीं थी, वेवलेंथ हमने लैम्डा बता दिया था। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम किसके साथ आई थी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम आई थी पोजीशन को लेके, एक्स को लेके। मैंने यहाँ बताया 8 से 10 मीटर, फिर मैंने कहा नहीं मुझे आप पोजीशन बताओ सही से कि पोजीशन क्या है, तो आपने कहा सर ओके मैं ये वाला वेव बना देता हूँ, आपने नया वेव बनाया, पोजीशन आपने बता दिया, पोजीशन आपने बता दिया, मैं क्या ओके एक्सेप्टेबल। लेकिन उस दौरान मैंने कहा अच्छा चलो पोजीशन तुमने नई वेव लेके बता दी, अब मुझे आप वेवलेंथ बताओ, लैम्डा बताओ आप। अब लैम्डा इस वाले केस में, सेकेंड वाले केस में आप नहीं बता पाए, आप असमर्थ रहे लैम्डा बताने के लिए, वेवलेंथ बताने के लिए। तो इसका कंक्लूजन हमने क्या निकाला, इसका कंक्लूजन हमने निकाला कि एट ए टाइम वेवलेंथ और पोजीशन में किसी एक पैरामीटर को हम बता पाए, दूसरे वाले के साथ हमें कंप्रोमाइज करना होगा। यस स्टूडेंट्स, दूसरे वाले के लिए आपको क्या करना होगा, कंप्रोमाइज करना होगा। सी अब सेम उसी कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। हालांकि ये क्लासिकल पार्टिकल का केस है और ये आपका क्वांटम पार्टिकल का केस है। यहाँ पे लैम्डा लो आपने बता दिया, नो डाउट एक्सेप्टेबल और मच लेवल तक वो ट्रू भी, ठीक है। जब आए बात आई पोजीशन की, अब पोजीशन के लिए कहे, फिर आपने कहा सर मैं इसमें पोजीशन नहीं बता सकता हूँ, मैं थोड़ा सा अपना टैलेंट दिखाना चाहता हूँ। मैं ठीक है, आपके पास है पूरा राइट है, आप अपना टैलेंट दिखा सकते हो, समय भी है, लिमिटेड है, चलिए ठीक है बताइए आप। आपने फिर से एक नई वेव बनाई, फिर आपने एक नई वेव बनाई और नई वेव ने कहा सर अब मैं बताता हूँ कि जो डेल एक्स है वो इसकी पोजीशन, ठीक है। डेल एक्स मतलब जैसे कल हमने लिया था 8-10 मीटर, तो डिफरेंस जो रहा 2 मीटर का, वही डेल एक्स हमने ले लिया, पोजीशन बता रहा है। तो वहाँ पे 2 मीटर का केस था, दूसरे वाले में 0.2 का था, तो 0.2 वाले को हमने एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि पॉइंट जो डेल एक्स की 0.2 वैल्यू थी वो एक्सेप्टेबल थी कंपैरेबली टू 2.0। 0.2 इज एक्सेप्टेबल, नेगलेक्टेबल और एक्सेप्टेबल कंपैरेबली टू 2, क्योंकि 0.2 के कंपैरेबली जो 2 वैल्यू है वो 10 गुना है, तो वो एक्सेप्टेबल थी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने सेकंड वाला केस लिया और सेकंड वाले केस में आपने बताया सर की पोजीशन ये है, मैंने कहा चलिए एक्सेप्टेबल है और मुझे आप वेवलेंथ बता दो। फिर आपने कहा सॉरी सर वी आर अनएबल टू टेल यू द वेवलेंथ। आई सेड व्हाई? यू से कि इस दौरान तो वेव का मैंने एक पार्ट लिया था और सर उसकी सहायता से मैंने बता दिया कि वेव ये पोजीशन उसकी है, लेकिन सर अब हम बता नहीं पाएंगे आपको कि वेवलेंथ क्या है। तो मैंने बोला फिर मुझे कंक्लूजन बता दो। तो आपने कहा कि सर यहाँ पे फिर वही केस बनता है क्लासिकल फिजिक्स वाला, क्लासिकल पार्टिकल को जो लेके हमने किया था कि हमें एक पैरामीटर को, जब मैं वेव लेता हूँ इस पार्टिकल से एसोसिएटेड, तो उस दौरान हमें किसी एक पैरामीटर को रिजल्ट बताते हुए अगले को हमें क्या करना होगा, कंप्रोमाइज करना। अगले के साथ हमें क्या करना होगा, कंप्रोमाइज करना होगा। तो इससे हमें क्या पता लगा कि जब दूसरा जो केस था डेल एक्स, स्टूडेंट्स में आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, डेल एक्स का मतलब क्या है, ये पोजीशन बता रहा है डेल एक्स, ठीक है। अब फिर जब इसको लिया मैंने, तो मैंने बोला ठीक है अगर आप पोजीशन लेते हो तो इसका मतलब है कि डेल एक्स से आप क्या पता करते हो कि डेल एक्स से पोजीशन इज
पोजीशन इज वेल डिफाइंड, कोई दिक्कत नहीं इस केस में। अब अगर कोई चीज वेल डिफाइंड है मतलब जो अनसर्टेनिटी है वो क्या है, कम, तो इसको हम कह सकते हैं कि अनिश्चितता जो है वो कम है, तो इसको हम कह सकते हैं कि लेस अनसर्टेनिटी, लेस अनसर्टेनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मैंने बोला कि आप जो है वो लैम्डा का केस लेके मुझे बताओ। तो लैम्डा का केस हमने लिखा कि लैम्डा इज इनडिफाइंड। सी जस्ट लुक टुवर्ड्स माय वर्ड्स, जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि पोजीशन इज वेल डिफाइंड, तो मैंने यहाँ वेल लिखा हुआ, वेल डिफाइंड लिखा हुआ, मतलब आई एम नॉट 100% श्योर। इसी वजह से मैंने x एक सिंगल नंबर ना लेके डेल x लिया है पोजीशन में, क्योंकि 8.2 से 8.4 मीटर की जो लोकेलिटी पे अगर मैं उसको लोकेट कर रहा हूँ पार्टिकल को, तो भी मैं जो है वो एक्यूरेटली 100% नहीं बता रहा हूँ कि 8.2 ही पे है पार्टिकल या 8.4 पे ये पार्टिकल, वो उस रेंज में है। मैंने बताया था कि वेव के पार्ट को जो पोजीशन आप लोकेट कर रहे हैं तो आप रेंज से ही कर पाओगे, एग्जैक्ट नंबर पे आप नहीं कर पाओगे कि इस एक्स एक्सिस पे एग्जैक्ट नंबर पे ये वेव हमें मिलेगी, वो कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर इसी वजह से हमने डेल एक्स लिया और इसी वजह से मैंने स्टेटमेंट यूज किया है कि वेल डिफाइंड, नॉट 100% श्योर। ठीक, फिर मैंने कहा इस केस के साथ कि जो आपका लैम्डा होगा वो लैम्डा क्या होगा, लैम्डा इज इल डिफाइंड। इल डिफाइंड मतलब नॉट अप टू द मार्क, मतलब काम चलाओ, ठीक है, नॉट अप टू द मार्क, जनरली हम टेक्निकल वर्ड कहेंगे कि लैम्डा इज इल डिफाइंड। तो अगर लैम्डा इज इल डिफाइंड, व्हाट इट मीन, इट मींस कि देयर इज सो मच अनसर्टेनिटी, तो आई विल से मोर अनसर्टेनिटी, मोर अनसर्टेनिटी। सी, अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हो तब तो ठीक है, वहां पे लेस अनसर्टेनिटी है, लेकिन आपके रिप्लाई में अगर बहुत सारे डाउट्स हैं, दैट मींस कि अनसर्टेनिटी इज क्वाइट, अनसर्टेनिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। सी, तो इसको देख के हमें क्या पता लगा कि इस वेव के कंसर्न पोजीशन वेल डिफाइंड, लेकिन लैम्डा इल डिफाइंड। ठीक है, तो अब देखिए हमें पता था कि डी ब्रॉगली सर ने जो स्टेटमेंट दिया था लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग, दैट वाज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन either you can say mv or you can say p. What was this h, dear students? Yeah, I know it was Planck's constant. वो क्या था, Planck's constant, 6.64 into 10 to the power of minus 34 something like this. Okay, leave it. We have not to consult with this h, we have to take with this certain parameter p. What is this p? P is basically a momentum. ये क्या है p? Momentum. अब देखिए लैम्डा इज इक्वल टू h by p, कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप है वेवलेंथ का मोमेंटम के साथ। तो अगर लैम्डा इज इल डिफाइंड तो व्हाट विल बी द p? p विल आल्सो बी इल डिफाइंड, मतलब p के साथ भी जो अनसर्टेनिटी होगा वो क्या होगा, हाई होगा। ठीक, मतलब अगर बात करें मोमेंटम की तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी हाई, हाई। So students, what I want to clear is position well defined, position में अनसर्टेनिटी लेस है, साइमल्टेनियसली साथ में उसी इंस्टेंट पे उसी पार्टिकल को लेके उसी वेव को लेके उन्हीं कंडीशंस को लेके जो मोमेंटम है उसमें अनसर्टेनिटी है। तो व्हाट इट कंक्लूड्स, इसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि हम बात करते हैं पोजीशन और मोमेंटम की, जब हम टर्म लेते हैं पोजीशन, व्हेन आई एम टेकिंग टू पैरामीटर्स पोजीशन एंड मोमेंटम,
की बात नहीं करते। क्लासिकल फिजिक्स में जब मैं रोप का जो एग्जांपल ले रहा था उस दौरान हमने वेवलेंथ और पोजीशन की बात किया था, क्योंकि लैम्डा इक्वल्स टू h by p जो कि डी ब्रॉगली सर ने दिया था, ये फॉर्मूला ये हम क्लासिकल फिजिक्स में नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये लैम्डा इक्वल्स टू h by p वी कैन इम्प्लाई दिस इन आवर क्वांटम मैकेनिक्स डोमेन, तो मैं मोमेंटम वहां पे नहीं ले सकता लैम्डा के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मोमेंटम सब की एग्जिस्टेंस क्लासिकल फिजिक्स में नहीं है, ये स्टूडेंट्स वहां है एग्जिस्टेंस, लेकिन आई कांट रिलेट wavelength of that particle along with the momentum with this formula in classical physics. इस वजह से मैंने मोमेंटम की बात नहीं किया था, and I hope you remember the lectures which I have delivered to you while telling you that what is the difference between the classical physics and quantum mechanics. There I think I hope it was in the point 3rd or 4th. There I have mentioned, I think the point was 3rd, that position and momentum can't be simultaneously evaluated in quantum mechanics. Same thing I am telling here कि position और momentum एक ही instant पे accurately हम calculate नहीं कर पाएंगे, एक पैरामीटर को हमें compromise करना होगा और वो हम इस एग्जांपल से हमने देखा, ठीक है। डेल एक्स पोजीशन में लेस अनसर्टेनिटी है, मतलब यहाँ पे आप वैल्यू बता पा रहे हो पोजीशन की, इस क्वांटम पार्टिकल की पोजीशन की, और उसी इंस्टेंट पे मोमेंटम में अनसर्टेनिटी हाई है और मोमेंटम बताने में आप असमर्थ हैं। तो कंक्लूड कर पाए कि इसका कंक्लूजन यही है कि एक पैरामीटर को हम 100% एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट करते हैं बस, बट उसी टाइम साइमल्टेनियसली अगर हम देखें सारे कंडीशंस के साथ, सारे क्वांटम कंडीशंस के साथ, दूसरे पैरामीटर के साथ हमें क्या करना पड़ता है, कंप्रोमाइज करना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इसके साथ पोजीशन की अनसर्टेनिटी लेस है और इसके साथ जो अनसर्टेनिटी है मोमेंटम की वो क्या है, हाई। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में भी आया होगा। इसीलिए मैंने बताया आपको कि जब लगे कि थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज हो रहे हो इस क्वांटम पार्टिकल को रिलेटेड क्वांटम मैकेनिक्स, तब आप समझिए कि आप चीजों को अब धीरे धीरे सीखने लगे, अब आप बता सकते हो। सिर्फ मैं एक रफ स्टेटमेंट यूज करूंगा फॉर द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। Along with me, write down this statements in your copies. This is the only rough statement for the uncertainty principle, Heisenberg uncertainty principle. It is impossible to know both the exact position and exact momentum of an object at the same time. So students, second statement, this was the first statement. Second statement, if the x component of the momentum of a particle is measured with an
uncertainty del px, then the uncertainty in x is given by del x equals to h line upon 2 into del px. See, if I am talking about the first statement which I have written here, it is impossible to know both the exact position and exact momentum of an object at the same time. This only happens with the quantum particles. This doesn't happen with the classical particles. And the reason behind it, I have told you कि at a time जब हम बात करेंगे किसी एक पैरामीटर को लेके, तो हमें दूसरे पैरामीटर्स के साथ कंप्रोमाइज करना होगा, किसी के साथ हमको करना पड़ सकता है, whether it may be wavelength, whether it may be momentum, whether it may be position. जरूरी नहीं है, हो सकता है आप मोमेंटम एक्यूरेटली कैलकुलेट कर पा रहा हो और उस दौरान आपको किसके साथ कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है, पोजीशन के साथ करना पड़ रहा है, या पोजीशन आप एक्यूरेटली डिटरमाइन कर पा रहे हो, उस दौरान आपको किसके साथ कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है, मोमेंटम के साथ कंप्रोमाइज करना है. तो दिस इज इन आवर फर्स्ट स्टेटमेंट. इन सेकंड स्टेटमेंट जो मैंने लिख रखा है कि इफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज मेजर्ड विथ एन अनसर्टेनिटी del px, then the uncertainty in x is given by del of x is equals to h line upon 2 del px. So what it means कि अगर लेट्स सपोज लीनियर मोमेंटम है, उस दौरान जो x कंपोनेंट है क्वांटम पार्टिकल का, उसमें अगर अनसर्टेनिटी del px, फिर से मैं स्टेटमेंट दोहरा रहा हूँ कि लेट्स सपोज लीनियर मोमेंटम है x एक्सिस के अलॉन्ग और उसका x कंपोनेंट, किसका, क्वांटम पार्टिकल का x कंपोनेंट अगर है, उस x कंपोनेंट की जो अनसर्टेनिटी है वो बनती है मोमेंटम के साथ del px. तो जो अनसर्टेनिटी आएगी x में वो होगा del x. ये x कंपोनेंट हम ले रहे थे, उसका x कंपोनेंट है, उसकी अनसर्टेनिटी del px है. तो उस जो x की बात हम करेंगे तो x में जो आपकी अनसर्टेनिटी आएगी that will be given as del of x is equal to h line upon 2 del of px. And one thing I want to assure you कि ये जो अनसर्टेनिटी आएगी वो आएगी ही आएगी, वो इसके इक्विवेलेंट या ग्रेटर देन दैट ऑफ इट हो सकता है. इस वजह से मैं इक्वल का साइन हटा के यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लगाऊंगा. जी मैंने क्यों लगाया, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स ये वो मिनिमम प्रोबेबिलिटी है, ये मिनिमम प्रोबेबिलिटी है, जो मिनिमम एरर है, मिनिमम अनसर्टेनिटी है, ये आएगी ही आएगी. पोजीशन मोमेंटम को कंसीडर करते हुए, मोमेंटम को कंसीडर करते हुए, एक्स कंपोनेंट जो हमने लिया हुआ है उसको कंसीडर करते हुए मिनिमम इतनी प्रोबेबिलिटी, इतनी अनसर्टेनिटी आएगी ही आएगी. उससे ग्रेटर आ सकती है, इससे लेस नहीं आएगी. दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड द सिंबल ग्रेटर देन इक्वल टू. ओके स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली है जब सिंगल डायरेक्शन की बात हम कर रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट डायरेक्शंस, तो दिस फॉर्मूला एंड दिस इज नथिंग बट द हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यही आपको बताता है हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात करते हो, सॉरी डिफरेंट डायरेक्शंस लेते हो, ये एक्स डायरेक्शन सपोज ले लिया, आप वाई डायरेक्शन भी कंसीडर करना चाहते हो और जेड डायरेक्शन चाहते हो, और चाहते हो तो सर मुझे बता दें कि क्या होगा जो एक्स डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला है, तो क्या वाई वेरी कर सकता है या जेड वेरी कर सकता है? नो. डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको वो भी मेंशन कर देता हूँ, वो भी फॉर्मूला. देखिए अगर वाई डायरेक्शन को आप कंसीडर करेंगे तो दैट विल बी del of y is greater than equal to h line upon 2 del p y. This is for y. Del z greater than equal to, dear students, never forget to mention here greater than equal to sign. Okay, never mention less than equal to. Okay, रीजन मैंने बता दिया कि मिनिमम कितनी अनसर्टेनिटी आएगी ही आएगी. तो केस किसका है? क्वांटम पार्टिकल का. डोमेन क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स.
आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैंने जो डेल एक्स लिया था वो एक्स डायरेक्शन के लिए था, डेल वाई ले लिया मैंने वाई डायरेक्शन के लिए, डेल जेड ले लिया मैंने जेड डायरेक्शन के लिए। एंड वन थिंग जो ये एच लाइन देख रहे हो, मुझे पता है ये आपको पता है, एच लाइन इज इक्वल्स टू एच अपॉन 2 पाई। एच लाइन क्या होता है? एच अपॉन 2 पाई। यू कैन पुट the h line value as a h upon 2 pi. So what you have del x will be greater than equal to h upon 4 pi del px. Yes students, अगर आप यहाँ पुट करोगे तो you have del y greater than equal to h line upon 4 pi del py. If you put h line's value in this equation, you have Heisenberg uncertainty equation as a del z greater than equal to h upon 4 pi del p z. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो मैंने बताया ये अनसर्टेनिटी थी किसके केस में? क्वांटम पार्टिकल को कंसीडर करते हुए। सी जो ये फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूलाज आपको क्या बताते हैं? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को क्लियर करते हैं। ठीक है कि कहीं ना कहीं एक पैरामीटर को हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो दूसरे के साथ हमें क्या करना होगा? कंप्रोमाइज करना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात जो मैं कहता हूँ कि एक को कंप्रोमाइज करना होगा, अब हम इस इक्वेशंस में उसको प्रूव करके दिखाऊंगा फ्यू सेकेंड्स। देखिए सही, आप अगर पोजीशन जो डिफरेंस वो जीरो ले लो, डेल एक्स को आप जीरो कर रहे हो, डेल एक्स क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है। एक्स क्या बता रहा है? इसकी पोजीशन बता रहा है। लेकिन डेल एक्स क्या बता रहा है? वो जो लेंथ है वो रेंज को बता रहा है। डेल एक्स क्या बता रहा है? रेंज के डिफरेंस को बता रहा है। डेफिनेशन क्या है? नॉर्मली हम अगर वेलोसिटी की बात करते हैं तो व्हाट वी से लेट्स सपोज देयर इज अ वेलोसिटी v1 एंड सेकंड वेलोसिटी v2, इफ यू टेक देयर डिफरेंस v2 minus v1 तो यू राइट इट एज ए del v। डेल v क्या बताता है? बेसिकली दो वेलोसिटीज का डिफरेंस बता रहा है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं डेल x लिख रहा हूँ तो डेल x क्या बता रहा है? कि पोजीशन में डिफरेंस बता रहा है। वो पोजीशन के डिफरेंस आप जितना कम से कम रखोगे पोजीशन में उतनी एक्यूरेसी है, और ये मैंने ग्राफ्स के जरिए आपको समझाया। ठीक है, अब देखिए मैं उसी को लेता हूँ कि डिफरेंस इतना कम है, आप बता सकते हो एग्जैक्ट पोजीशन, और एग्जैक्ट पोजीशन आप बता रहे हो तो इसलिए आपको क्या करना होगा? डेल x को क्या करना होगा? जीरो करना होगा। और उस दौरान डियर स्टूडेंट्स when you are taking or considering del x to be zero, at that instance the what will be the momentum? Momentum will be, dear students, del p of x will be infinite. वो आपको क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। इस रिलेशन में प्रूव करके आप देख सकते हो। del p x को यहाँ रखो, del x आप यहाँ ले सकते, del x आ गया, del x को आपने जीरो किया, मोमेंटम क्या हो गया? इनफाइनाइट। और अगर डिफरेंस कंपोनेंट x को लेते हुए इनफाइनाइट है तो सोच लीजिए आप कितना अनसर्टेनिटी, कितना ज्यादा अनसर्टेनिटी होगा। ठीक है, इसको आप रेड्यूस कर रहे हो, दैट मींस आप अनसर्टेनिटी को रेड्यूस कर रहे हैं, घटा रहे हो। जो उसमें प्रॉब्लम है उस चीज को आप रेड्यूस कर रहे हो, एग्जैक्टनेस की तरफ आप स्विच कर रहे हो। लेकिन अगर ये इनफाइनाइट जा रहा है, मोमेंटम इनफाइनाइट जा रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं क्या है? आपको उसके साथ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। और यही आपको क्या बताता है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यही आपको क्या होता है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है। स्टूडेंट्स, पोजीशन आप एक्यूरेट बता पाते हैं लेकिन मोमेंटम नहीं। अगर आप डेल px को जीरो रखते हैं तो डेल x क्या हो जाएगा? वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो एट ए टाइम जो सेकंड स्टेटमेंट है इसी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है कि इफ द x component of the momentum of particle, first statement to satisfy करता है कि it is possible to know both the exact position and exact momentum of an object at the same time. इस सेम इंस्टेंट में आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते, क्योंकि डेल x अगर आप एग्जैक्ट बता रहे हो तो डेल px इनफाइनाइट, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। पर अगर आप मोमेंटम बता पा रहे हो हाईली एक्यूरेसी से तो आपका पोजीशन क्या होगा? वहाँ उसके साथ आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। देखिए इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स में दो तीन और हम पॉइंट्स हैं जिसको मैं डिस्कस करूंगा अपने नए वीडियो में, दूसरे वीडियो में, और साथ में ही मैं आपको बताऊंगा कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स के बेसिकली एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ है एप्लीकेशंस, किस तरह के में हम
एप्लीकेशन इसका यूज करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और साथ में स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, अगर इन दोनों टॉपिक्स को आप क्वांटम मैकेनिक्स से हटा दीजिए तो क्वांटम मैकेनिक्स का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, बिकॉज these equations, whether Heisenberg uncertainty equation, this or Schrodinger's wave equation, these are the base of the pillar of the quantum mechanics. ये इतना महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसी वजह से मैंने जो डेट भी बताई थी कि 14 दिसंबर 1900 को कहा गया था कि बर्थडे ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू दिस क्वांटम मैकेनिक्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको जो मैंने चीज़ें बताई, जो इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में जो भी डाउट्स थे जो मैंने क्लियर किए यहाँ पे, वो आपको आई होप कि अंडरस्टैंड हुआ होगा, ठीक है। तो रिमेनिंग जो है इस पॉइंट्स को थोड़ा और एक दो सौ डाइवर्ट करके मैं थोड़ा आपको और समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में अपने, और इसकी एप्लीकेशंस भी वहाँ पे मैं इसको समझाऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।